बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और इसका पार्ट 6A करने जा रहे हैं। जी वही पार्ट जो कि अभी तक मैंने रोक रखा था। 6A 6B भी होगा अगला पार्ट। क्या करने जा रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर, ये वाला जो टॉपिक रह गया था, मैंने कहा था कि बाद में कराऊंगा ज़रा तसल्ली से, ठीक है। तो अब मैं करवाऊंगा, 2 हिस्सों में करवाऊंगा। पहला पार्ट जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनके नोमेनक्लेचर, उनके रूल्स, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस जो हैं वो कैसे उनके नाम रखे जाते हैं। आपने नोमेनक्लेचर किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, किए हैं ना, मैंने करवाए हैं आप लोगों को, ठीक है। आपने उसमें क्या किया था? मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि वो जो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आप नाम रखना चाहते हैं, कॉमन नेम या IUPAC नेम, तो सबसे पहले आप उनकी दर्जाबंदी कीजिए। उन ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, और 2 मेजर ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया था। एक वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो विदाउट कार्बोनाइल थे, और दूसरे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बोनाइल थे। याद है आपको? और उसके बाद बड़ी तसल्ली से, सहूलत से हमने सारे नोमेनक्लेचर्स जो हैं वो कर लिए थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिनॉल्स, अमाइंस, अल्कोहल्स, ये सारे हमने किए थे। ईथर्स और अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ये सब हमने किए थे। तो ये बात होती है, सबसे पहले आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करें। जब हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो अभी हम डायरेक्टली जो है वो एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद जो एक सेल्फ असेसमेंट है आपका पेज नंबर 46 पे, उसमें जो IUPAC नेम्स का है वो करेंगे, और आखिर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इसी का है, वो भी इसी में करेंगे अभी। मतलब डायरेक्ट एक्शन वाला काम होगा कि यहाँ मैं लिखूँगा रूल्स, उसके साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। रूल्स जो हैं वो साथ साथ बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा ना, अभी आपका दिमाग जो है ना वो प्रेशर कुकर बन जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो रूल्स जो हैं, इसका तो पोर्शन आप साइड में इस तरह से अपने पास एक पेज जो है वो बना लें। मैंने ये छोटा सा बना लिया, यहाँ मैंने रूल्स लिख दिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाऊँगा वैसे वैसे रूल्स जो हैं वो मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो टॉपिक क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके जो पार्ट 6B के अंदर जो हम देखेंगे वो सारी थ्योरी होगी। मतलब ये जो पेज नंबर 43 पे है, ये जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये क्या होते हैं? नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं, ठीक है, पॉलीडेंटेट होते हैं, चिलाटिंग लिगेंड्स होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ये सब क्या बलाएं हैं भाई? ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। तो ये हम 6B में ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। अभी तो डायरेक्ट एक्शन कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्टली नोमेनक्लेचर्स जो है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है? कम्प्लेक्सेस का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही। 4 किस्म के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिससे आपको वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो कैट आयोनिक कम्प्लेक्सेस। कैट आयोनिक कम्प्लेक्सेस मेरे साथ साथ आप नोट करते रहिए, ठीक है। नंबर 2 पे एन आयोनिक कम्प्लेक्सेस होंगे, एन आयोनिक कम्प्लेक्सेस। नंबर 3 पे आपके पास जो है वो न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस होंगे, न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस होंगे। और नंबर 4 पे आयोनिक कम्प्लेक्सेस होंगे जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हैं। आयोनिक कम्प्लेक्सेस होंगे जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हैं, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्सेस और पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्सेस। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको सब इंशाल्लाह
इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। रूल्स अभी इसके साथ साथ आ जाएंगे। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि कैट आयोनिक कम्प्लेक्सेस के रूल अलग हैं, एन आयोनिक कम्प्लेक्सेस के रूल्स अलग हैं, न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस के रूल्स अलग हैं, आयोनिक कम्प्लेक्सेस में नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्सेस के रूल अलग हैं, पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्सेस के रूल अलग हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की, तो सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप आपको कम्प्लेक्स को देख के ये पहचानना होता है कि आया ये कम्प्लेक्स है कौन सा। जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मुताबिक आप चलें, नहीं तो यकीन करें आपका दिमाग प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ एज़ इट इज़ वैसे ही करें। स्टेप नंबर 1 आपका ये पहचानना है कि जब आप कम्प्लेक्स को देखें, आप अपने आप से सबसे पहली बात यही पूछें कि यार ये कम्प्लेक्स है कौन सी कैटेगरी का। आया ये कैट आयोनिक कम्प्लेक्स है, आया ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, आया ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, आया ये आयोनिक कम्प्लेक्स है, तो नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है या पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस की तरफ। अब प्रैक्टिस के अंदर मैं जो है आपकी बुक में ही जो दिए हुए हैं उनको लिखता हूँ। सारी चीज़ें रूल्स वगैरह सब खुद ब खुद आ जाएंगे। पहला जो कम्प्लेक्स है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखें ज़रा इसको। CuNH3 ब्रैकेट क्लोज 4 लार्ज ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद SO4। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है आपके सामने। आपको इसका नाम देना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? आप इसको पहचानेंगे कि ये है कौन सा। ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स है, ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, या फिर ये आयोनिक कम्प्लेक्स है, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स या पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास कैट आयोनिक कम्प्लेक्स। कैट आयोनिक कम्प्लेक्स की कैटेगरी का ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, कोई भी कम्प्लेक्स होगा, कोई भी कम्प्लेक्स होगा, कोई भी कम्प्लेक्स होगा, उसमें ये जो कैट आयोनिक है और एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, नोट कर लीजिए, कैट आयोनिक और एन आयोनिक। सिर्फ इन्हीं कम्प्लेक्सेस के अंदर आपको ये दो हिस्से नज़र आएंगे। एक हिस्सा आपको ये डब्बे के अंदर नज़र आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और दूसरा हिस्सा आपको यहाँ नज़र आएगा। बाकी न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर आपको दो हिस्सों के अंदर कम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, एक हिस्से में मिलेगा। आयोनिक कम्प्लेक्स जो होगा नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है या पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है, वो आपको दो हिस्सों में नहीं मिलेगा, एक हिस्से में मिलेगा। समझ में आ गई बात? ज़हन नशीन कर लिया? इस मेरी बात को अपने पास नोट कर लें कि जब भी ये दो हिस्सों वाली सिचुएशन जो आपको नज़र आएगी, वो सिर्फ आपको या तो कैट आयोनिक में नज़र आएगी या एन आयोनिक में नज़र आएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स है, मुझे ये पॉइंट याद है, अब आपको भी याद हो गया। अब आप फ़ौरन बोलेंगे सर बात आपकी ठीक है, समझ गए कि अब हम समझ गए कि क्योंकि ये दो हिस्सों में है, एक हिस्सा डब्बे के अंदर है और एक हिस्सा ये बाहर है, तो यकीनन ये जो पूरा का पूरा कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये या तो कैट आयोनिक कम्प्लेक्स होगा या एन आयोनिक कम्प्लेक्स होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? कैट आयोनिक होगा या एन आयोनिक होगा? तो याद रख लीजिए ये कैट आयोनिक होगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले जो है वो क्या है, ये आपको अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको शुरू में ही मिल जाता है, ये इसकी पहचान है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आपको ये डब्बा जो है वो शुरू में मिल जाता है और उसका दूसरा हिस्सा आपको बाद में मिलता है, तो आप समझ जाइए कि ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स क्या है, ये कैट आयोनिक कम्प्लेक्स। जो एन आयोनिक कम्प्लेक्स होगा ना, उसकी मिसाल भी मैं आपके सामने यहाँ दिखा देता हूँ। K4
K4FeCN6। अब देखें ये क्या है, ये भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें डब्बा जो है वो बाद में आ रहा है, जबकि K4 जो है ये वाला हिस्सा जो है ये पहले आ रहा है। इन दोनों में फ़र्क देख लीजिए, इसमें ये वाला है पोर्शन बाद में आ रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन पहले आ रहा है। यही पहचान है कैटायोनिक कम्प्लेक्स की और एनायोनिक कम्प्लेक्स की। कैटायोनिक कम्प्लेक्स में डब्बा शुरू में आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो डब्बे के बाहर वाली वो बाद में आती है। एनायोनिक कम्प्लेक्स में डब्बा बाद में आता है और पहले ये आता है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने आपको इस कम्प्लेक्स का ये भी बता दिया कि ये इन 4 कैटेगरी में से कौन सा है। ये या तो कैटायोनिक होगा या फिर एनायोनिक होगा। कैसे पहचाना? कैटायोनिक और एनायोनिक जो कम्प्लेक्सेस होंगे वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होंगे, एक डब्बे वाला होगा और दूसरा हिस्सा उसके बाहर होगा। ठीक है, फिर ये कैट आयोनिक क्यों है? फिर मैंने अभी आपको रूल बता दिया कि अगर डब्बा पहले होगा और दूसरा हिस्सा उसके बाद होगा तो ये कैट आयोनिक होगा। अगर डब्बा बाद में होगा, पहले ये होगा, तो ये एन आयोनिक होगा। तो क्योंकि डब्बा पहले है ये, इसलिए ये हो गया कैट आयोनिक। तो ये था सबसे पहला और मुश्किल मरहला आपका पहचानने का कि आया जो भी कम्प्लेक्स आपको दिया जा रहा है वो कौन सा है। ठीक है भाई, तो आपने इसको पहचान लिया कि ये क्या है, ये कैट आयोनिक कम्प्लेक्स है। अब कैट आयोनिक कम्प्लेक्स जो है इसके रूल खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे जब मैं इसका नाम लिखूँगा। वहाँ पर इसका जब नाम लिखूँगा, IUPAC नेम लिखूँगा, खुद ब खुद रूल यहाँ पे आ जाएंगे कैट आयोनिक कम्प्लेक्स के। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, कैट आयोनिक कम्प्लेक्स के रूल्स। जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसके नाम की तरफ चलते हैं। अब इसका नाम जो हम लिखेंगे वो लिखने के लिए आपको क्या करना है, यह है कौन सा कम्प्लेक्स? कैट आयोनिक। कौन सा कम्प्लेक्स है? कैट आयोनिक। ये मत भूलिएगा, ये कम्प्लेक्स एन आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं है, ये कम्प्लेक्स न्यूट्रल कम्प्लेक्स नहीं है, ये आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं है, ये कैट आयोनिक कम्प्लेक्स है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। हमने इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल को ज़रा देखना है कि वो कौन सा है। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर बाकायदा मौजूद हैं और काफ़ी सारे तो मैं अभी तक बता भी चुका हूँ। 4 सीरीज़ के अंदर हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है, 6D सीरीज़ है। बहरहाल यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? ये रहा, कॉपर। तो ट्रांजिशन मेटल जो ज़्यादातर आपको जिनसे वास्ता पड़ेगा ना, वो मैं आपको पहले ही यहाँ बता देता हूँ, इनको आप अपने पास नोट कर लें। प्लैटिनम जो है वो आपको नज़र आएगा ट्रांजिशन मेटल, मैंगनीज़ जो है वो आपको नज़र आएगा ट्रांजिशन मेटल, क्रोमियम जो है वो आपको नज़र आएगा, एल्युमिनियम जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, और क्या है हमारे पास? तो ये ख़ास जो है ना वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। सॉरी, एल्युमिनियम नहीं है, वही मैं चेक कर रहा था, एल्युमिनियम नहीं है। तो ये प्लैटिनम है, मैंगनीज़ है, क्रोमियम है, कॉपर है, ठीक है, जिंक है। ये 4, 5, 6 जो हैं ट्रांजिशन मेटल, ये आपको तकरीबन कम्प्लेक्सेस में नज़र आएंगे। तो यहाँ भी आप देख लें, ये कॉपर आपको नज़र आ गया। इसको आपने पकड़ लेना है, इसको आपने पकड़ लेना है कि यार ये ट्रांजिशन मेटल क्या है। पहला मरहला हो गया कि ये कम्प्लेक्स की कौन सी टाइप है, कैटायोनिक कम्प्लेक्स। दूसरा मरहला ट्रांजिशन मेटल जो है इनको नोट कर लें, इनमें से कोई होगा। प्लैटिनम है, मैंगनीज़ है, क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, इसके अलावा भी कुछ होंगे, लेकिन ये 5 तो आप नोट कर लें अपने पास। और वो ये रहा। उसके अलावा डब्बे के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आती है ना, ट्रांजिशन मेटल का मरहला हो गया। मैंने क्या कहा
ट्रांजिशन मेटल के अलावा डब्बे के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आती है वो उनको हम कहते हैं लिगेंड्स। उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? मैंने कहा ना ये थ्योरेटिकल बातें सब मैं 6B के पार्ट जो बनाऊंगा अगला उसमें बताऊंगा, अभी तो हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स हैं, इनको लिगेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये रहा लिगेंड, ये रहा लिगेंड। डब्बे के अंदर ही होगा, ये बात जहन में रखिएगा, लिगेंड डब्बे के बाहर नहीं होगा, इसको जहन नशीन कर लीजिए आप। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड एक भी हो सकता है, लिगेंड दो भी हो सकते, 2 किस्मों के लिगेंड भी हो सकते हैं, लिगेंड 3 किस्मों के भी हो सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ पर अभी एक ही किस्म का लिगेंड जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, लिगेंड जो है हमारे पास वो 2-3 किस्मों के होते हैं। लिगेंड जो है हमारे पास नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ये जो है NH3 जो आपको नज़र आ रहा है लिगेंड, ये कौन सा है? ये न्यूट्रल है। ये कौन सा है? ये न्यूट्रल है। ये मुझे कैसे पता? भाई मैंने याद किया है। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये NH3 इसको अमोनिया कहते हैं हम, ये लिगेंड न्यूट्रल है, तो फ़ौरन अपने पास नोट्स में इसको लिख लें। बल्कि आप ऐसा करें कि आप जो है एक पेज के ऊपर नेगेटिव लिगेंड्स 2 कॉलम्स बना लें, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स जो है, न्यूट्रल लिगेंड्स जो है, ये 2 कॉलम्स आप अपने पेज पे एक बना लें, ताकि साथ साथ आप जो है वो इसको नोट करते हैं। देखें, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप चलेंगे ना, रिलैक्स होकर चलेंगे तो आपको ईजीली ये समझ में आ जाएगा, वरना यकीन करें ये आपके दिमाग का कचूमर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं। ये न्यूट्रल है, मुझे पता है ये न्यूट्रल है, मैंने याद किए भाई, आप भी याद करें। कैसे याद करेंगे? नोट करते रहें। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स वाले पोर्शन में आप इसको लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। और ये लिगेंड्स कितने हैं अमोनिया? 4 है, 4, ये 4 लिखा हो, इसीलिए ब्रैकेट में इसको रखा गया। तो पहली बात, लिगेंड कौन सा है? नेगेटिव है या न्यूट्रल है? ये न्यूट्रल है। अच्छा, कितने लिगेंड हैं? 4 लिगेंड हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डब्बे का काम हो गया ख़त्म। अब डब्बे के बाहर चलते हैं। डब्बे के बाहर अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, हम इसको कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सल्फेट की, SO4-2 होती है। अब ये मुझे कैसे पता? भाई मैंने भी याद किया, आप भी अपने पास इसको नोट कर लें। SO4 इसको सल्फेट कहते हैं और इसके ऊपर -2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चार्ज होता है, या वैलेंसी जो भी आप इसको कह लें बोले, ठीक है भाई। तो ये मामला भी हो गया तमाम। अब ये पूरा एनालिसिस हमने इस कम्प्लेक्स का कर लिया कि ये कम्प्लेक्स कौन सा है? ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स है। कैसे पहचाना है? क्योंकि डब्बा पहले आ रहा है और डब्बे के बाद वाली जो भी चीज़ है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। फिर हमने ट्रांजिशन मेटल को पकड़ लिया, ये हमने याद किए हुए थे 5, इसको भी अपने पास नोट्स में लिख लें, प्लैटिनम, मैंगनीज, क्रोमियम, कॉपर, जिंक। तो ये कॉपर ये रहा, सबसे पहले इसको पकड़ना है। ट्रांजिशन मेटल को आपने पकड़ लिया। डब्बे के अंदर ट्रांजिशन मेटल के बाद जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा? लिगेंड्स कहलाएगा। लिगेंड्स या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, ये याद करने पड़ेंगे। मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, 2 कॉलम बना के नोट करते रहिए। और अब बाहर चलेंगे इस डब्बे के, तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये सल्फेट है, इसके ऊपर चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी या माइनस वैलेंसी जो भी कह लें आप, -2 जो है वो ये होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके नाम की तरफ। इसके नाम की तरफ जितनी डिटेल में इस एक कम्प्लेक्स के ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, अगले कम्प्लेक्स पे अगला जो कैटायनिक कम्प्लेक्स होगा उस पर मैं नहीं बताऊंगा इतनी सारी डिटेल, ये बात याद रखें आप। इसलिए वीडियो बैक कर करके इसको नोट करते रहें अपने पास। अब इसके नाम की तरफ चलते हैं। नाम जब भी आप लिखें, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखें उसकी तादाद के साथ।
लिगेंड कौन सा है, ये रहा, और इसकी तादाद कितनी है, 4, तो हम इसको कहेंगे टेट्रा, 4 को टेट्रा कहते हैं ना। टेट्रा अमोनिया है ये, इसको हम लिखेंगे अमाइन, डबल एम के साथ, सिंगल एम के साथ नहीं, ये बात याद रहे। अगर आपको नोमेनक्लेचर याद हो तो नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने किए थे, एक अमाइन ग्रुप होता है NH2 वाला, ये होता है NH2, इसको हम लिखते हैं अमाइन ऐसे। और ये NH3 जो अमोनिया होता है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपने गलती नहीं करनी। ये लिखेंगे तो इसको डबल एम के साथ लिखेंगे, अमाइन। तो कितने अमाइन है, पहले रूल क्या है, आपको लिगेंड को लिखना है, टेट्रा अमाइन, ठीक है। अब कॉपर, तो यहाँ पर आप लिख दें कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर। कॉपर के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसलिए उसमें लगा दें आगे आप ब्रैकेट, ठीक है। जो भी ट्रांजिशन मेटल होगा ना, उसकी लाजमी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ आगे आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तो आप लिख लें टेट्रा अमाइन कॉपर, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी रह गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब या तो रोमन में यहाँ पर या तो ये आएगा, या फिर रोमन में ये आएगा, या रोमन में ये आएगा, या रोमन में ये 4 आएगा, या रोमन में ये 5 आएगा। इस तरह का कुछ इस ब्रैकेट में आएगा। कैसे आएगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसको मुकम्मल कर लें। अब आखिर में क्या लिखेंगे, अब आखिर में लिखेंगे जो बाहर मौजूद है, जो बाहर मौजूद है, ये रहा जो बाहर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फेट, बस सल्फेट। ये बाहर जो मौजूद है, भले इसकी तादाद कितनी भी हो, भले यहाँ ब्रैकेट लग के जो है यहाँ 4 लगा हुआ हो, तो इससे आपका लेना देना कुछ भी नहीं है जो बाहर मौजूद है, ठीक है। इसकी तादाद से आपका कोई मतलब नहीं है, आपने सिर्फ इसका नाम लिखना है, सल्फेट, ठीक है भाई। यहाँ तो खैर एक ही सल्फेट है। अब चलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की वो होगी क्या, इसके लिए ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ये कॉपर है, इसके लिए आप लिखें X प्लस, ये क्या है आपका लिगेंड एक ही है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, याद रहे ये नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए पहले इसकी तादाद लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए यहाँ आएगा 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, सल्फेट है, मैंने बताया था आपको सल्फेट -2 होता है, तो यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1 है, प्लस लगा के 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं बचा, ध्यान से देख लें ज़रा क्या किया है मैंने। कॉपर को सबसे पहले X लिया, क्योंकि इसकी हमें फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस लगाया। फिर हमारे पास अमाइन 4 हैं, 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय अमाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल है इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर बाहर देखेंगे सल्फेट मौजूद है, एक ही सल्फेट है इसलिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है, -2 आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसको सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करना है। कैसे, x को तो इसी तरह ले लें आप, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा, -2। यानी कि अब मैं ये 0 और ये प्लस और ये शुरू का प्लस, मेरे ख्याल में इतनी तो मैथ्स आपको आती है, ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा के x -2 इज़ इक्वल टू 0 कर दूँ, बल्कि इसको स्पेस को ख़त्म करके अगर मैं x -2 इज़ इक्वल टू 0 कर दूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं है। अब इस -2 को आप यहाँ ले आइए, ये -2 यहाँ पर आने के बाद +2 हो जाएगा, और इस तरह से ये 2 जो आया है यही है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन का 2 जो है आप लगा देंगे, ठीक हो गया भाई। ये सारे रूल मैंने आपको बता दिए कैटायोनिक कम्प्लेक्स के, ठीक है, कैटायोनिक कम्प्लेक्स के। अब रूल मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि रूल अब इतने, सिर्फ कैटायोनिक कम्प्लेक्स के इतने सारे रूल आ गए हैं, अब मैं कितना लिखूं, इसलिए ये काम आपका है।
आप अपनी वर्डिंग में ये रूल्स लिखें, वीडियो बैक करके जो जो मैंने बातें बताई हैं कैटायोनिक कम्प्लेक्स में लिखते चले जाएं। ठीक है भाई, अगला लिखते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। क्या नाम है इसका? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। दूसरा कम्प्लेक्स लेते हैं। ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहा मैं, ये बात बता दूं, आपकी बुक के हैं ये सारे के सारे। ठीक है, आपकी बुक में इस टॉपिक में जो प्रैक्टिस में दिए हुए हैं ना, ये वो है। इसके बाद फिर सेल्फ असेसमेंट वाले देखेंगे। इसके बाद फिर हम जो है देखेंगे कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मौजूद है। अब आपने पहचानना है कि ये कम्प्लेक्स है कौन सा, कैटायोनिक कम्प्लेक्स है, एनायोनिक कम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है या आयोनिक कम्प्लेक्स है। ठीक है, कम्प्लेक्स लिख रहा हूँ मैं, CrH2O 4Cl2 ब्रैकेट क्लोज NO3। पहला सवाल क्या है? ये कौन सी टाइप है कम्प्लेक्स की? ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स। कैसे पहचाना? ये दो हिस्सों में बटा हुआ कम्प्लेक्स है, एक हिस्सा ये डब्बे वाला है और एक दूसरा ये बाहर वाला है। तो दो में से एक पॉसिबिलिटी है, या तो ये एनायोनिक कम्प्लेक्स होगा या फिर ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स होगा। और ये एनायोनिक कम्प्लेक्स है, क्यों? डब्बा शुरू में है और उसके बाद जो कुछ भी है वो बाद में है। ठीक है, तो ये हो गया कैटायोनिक कम्प्लेक्स। अब इसके नाम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। ये देखें, ये नज़र आ रहा है Cr क्रोमियम, ये ट्रांजिशन मेटल हो गया। इसको छोड़ के डब्बे में जो कुछ भी है वो क्या है? वो लिगेंड है। यहाँ पर दो लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड ये रहा और एक लिगेंड ये रहा। ठीक है, और लिगेंड का मैंने आपको बताया था कि लिगेंड जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, लिगेंड जो है वो नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो H2O नोट कर लें अब अपने पास, मैंने कहा था ना वो कॉलम बना के रखें। H2O जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है और ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। नोट कर लें, कॉलम बनाए हुए ना ये दो, नेगेटिव लिगेंड में क्लोरीन को डाल दें और न्यूट्रल लिगेंड के अंदर वाटर को आप डाल दें। रह गया ये नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन कहलाता है, नाइट्रेट NO3 माइनस। ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो लिगेंड हैं। अब जो पहला लिगेंड है यहाँ पर H2O, इनकी तादाद कितनी है? ये 4 है। दूसरा जो लिगेंड है Cl2 Cl क्लोरीन, इसकी तादाद कितनी है? 2 है। Cl जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, ये जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। अब क्योंकि हमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, नाम लिखते हुए तो दोनों में से किसका नाम लिखें? याद रहे H2O के लिए जो है वो H2O के लिए जो नाम लिया जाता है वो एक्वा लिया जाता है, AQUO, एक्वा। AQUO भी ले सकते हैं आप, AQUA भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लोरीन के लिए ये वाला जो लिगेंड है, इसके लिए आप जो है वो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, याद रख लीजिए आप, नोट में डाल लें, नेगेटिव लिगेंड जो भी होगा, नेगेटिव लिगेंड जो होगा उसके आखिर में IDO आप लिखेंगे, IDO। तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। ये रूल आप अपने पास नोट कर लीजिए। क्या बताया मैंने? जो भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसका जब आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आखिर में IDO, ये आपने लिखना है, IDO। ठीक है, अब इनका नाम लिखते हैं। अब दोनों लिगेंड्स में से पहले किसका नाम लिखें? इसके लिए तो हम एक्वा लेंगे और इसके लिए हम क्लोराइडो लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले किसको रखें? इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्वा A से आता है, क्लोराइडो C से आता है, इसलिए एक्वा जो है वो पहले आएगा और साथ में उसकी तादाद भी 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा टेट्रा
एक्वो। ठीक है, अब दूसरे लिगेंड की तरफ चलते हैं। दूसरा लिगेंड हमारे पास क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए उसका नाम क्या आएगा, और उसके नाम से पहले क्योंकि दो हैं इसलिए यहाँ पर आएगा डाई, और फिर क्लोरीन नहीं आएगा, क्लोराइडो आएगा क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, क्लोराइडो। ठीक है, अब आप लिखेंगे लिगेंड्स का मामला निमट गया। अब यहाँ पर आप इसको लेंगे क्रोमियम को, क्रोमियम ब्रैकेट लगा दें क्योंकि क्रोमियम के आगे आपने उसकी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। आखिर में क्या है, नाइट्रेट, इसको तो इसी तरह लिख देते हैं नाइट्रेट। ठीक है भाई, ये आपने इसका नाम लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा ये क्रोमियम है, इसको X ले लें, X प्लस H2O, ये न्यूट्रल है, मैं आपको बता चुका हूँ कितने हैं H2O, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय जो न्यूट्रल होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस, अब क्या है आगे क्लोरीन कितने हैं, 2, 2 लिखें मल्टीप्लाई बाय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, नेगेटिव लिगेंड है ना, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब क्या है, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या है, नाइट्रेट, आपको बता चुका हूँ नाइट्रेट का क्या है, -1, तो ये नाइट्रेट जो है कितने हैं, नाइट्रेट 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है। एक्स को इसी तरह रहने दें, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 जवाब आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 जवाब आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 जवाब आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास अब आएगा वो x - 2 - 1 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है भाई, x - 2 - 1 इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x - 3 इज़ इक्वल टू 0, -3 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये x इज़ इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रोमियम के आगे 1 2 3। ठीक है भाई, ये आपने पूरा इसका नाम लिख दिया, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ठीक है भाई, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। इसमें आपने क्या क्या सीखा आज। अब ये भी कौन सा, सबसे पहली बात लिगेंड को, ये कम्प्लेक्स कौन सा है, कैटायोनिक कम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे पहचाना आपने, 2 हिस्से हैं इसके, डब्बे वाला हिस्सा शुरू में है और यही पहचान है कैटायोनिक कम्प्लेक्स की। ठीक है, फिर आपने जब इसके नाम देखा तो आपने सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल को देखा, क्रोमियम नज़र आ गया। अब डब्बे में जो कुछ भी है वो लिगेंड है। 2 किस्म के लिगेंड आपको नज़र आए, ये न्यूट्रल लिगेंड है H2O, इससे पहले आपने अमोनिया वाला भी न्यूट्रल लिगेंड देखा था, नोट करते रहे वहाँ पर उसमें, और ये नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड के लिए मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव लिगेंड जो है उसके नाम के आखिर में आप IDO लगाएंगे। ठीक है, फिर अब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर वाटर के लिए फिर मैंने आपको बताया एक्वा आएगा, टेट्रा एक्वो, और ये 2 क्लोरीन है डाइक्लोराइडो, और उसके बाद क्रोमियम आएगा, उसके बाद नाइट्रेट आएगा। ये जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो फाइंड आउट करने का तरीका मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो कैटायोनिक कम्प्लेक्सेस को ही देखा है। तीसरा कम्प्लेक्स जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी। K4 FeCN6। ठीक है भाई, कौन सा कम्प्लेक्स है ये, फंस गए ना वो भाई, बड़ा आसान है। अगर आपको डब्बा और डब्बे के बाहर अगर कुछ नज़र आ रहा है तो 2 में से एक पॉसिबिलिटी है, ये या तो कैटायोनिक कम्प्लेक्स होगा या एनायोनिक कम्प्लेक्स होगा। कैटायोनिक कम्प्लेक्स जो है उसकी पहचान ये कि डब्बा शुरू में होगा सबसे पहले और डब्बे के बाद कुछ होगा, ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स की पहचान है। और अगर डब्बा बाद में हो
डब्बे से पहले कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स है, ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स। एन आयोनिक कम्प्लेक्स जो है इसके लिए आपको इसका नाम लिखने के लिए डब्बे के अंदर आप बाद में जाते हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें, रूल्स खुद लिखते चले जाएं। अब आप डब्बे के अंदर आप बाद में जाते हैं एनायोनिक कम्प्लेक्स में, डब्बे से पहले जो कुछ भी होता है आप उसको लिखते हैं, लेकिन याद रहे आप उसकी तादाद को नहीं लिखते, तादाद को नहीं लिखते। तादाद के लिखने वाला मामला डब्बे के अंदर वाला मामला है, ठीक है, तो इसके तादाद नहीं लिखेंगे आप। ये क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम, बस पोटेशियम, ये हो गया। अब डब्बे के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर वही रूल नंबर 1, ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, यहाँ पर आयरन है, Fe। और ये क्या है, जब ये ट्रांजिशन मेटल है तो ये क्या है, ये लिगेंड है आपका। अब ये लिगेंड क्या है, ये न्यूट्रल है या ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसको हम कहते हैं सायनाइडो कहेंगे, सायनाइडो हम इसको कहेंगे, IDO आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, CN-, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसको अपडेट कर लें अपने पास आप लोग। नेगेटिव लिगेंड एक और आपके पास आ गया, CN-, इसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए IDO आ जाएगा, सायनाइडो, ठीक है। लेकिन तादाद के साथ क्या लिखा है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा सायनाइडो। अब क्या है ये, अब एक और रूल जो है वो आप एन आयोनिक कम्प्लेक्स का वो नोट कर लें। एन आयोनिक कम्प्लेक्स में जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होता है उसके नाम के आखिर में आप ATE लगाते हैं, ATE लगाते हैं। ये क्योंकि आयरन है, आयरन के अलावा इसका एक और नाम भी है, इसको फेरस भी बोलते हैं, याद है आपको, फेरस ये भी कहा जाता है, आयरन भी कहते हैं, एक्चुअल नेम इसका फेरस है, ठीक है। तो ये फेरस जो है ये फेरेट हो जाएगा, ATE ये आ जाएगा इसके साथ। ये रूल जो है वो ज़रा आप नोट कर लें कि ट्रांजिशन मेटल एन आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल होगा उसके नाम के आखिर में आप क्या लगाएंगे, ATE। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ठीक है। आगे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर जो है अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की फाइंड आउट करनी है, तो उसका तरीका आपको पता है। सबसे पहले पोटेशियम है। अब देखें पोटेशियम का कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी, जैसे सोडियम जो है इसका आयन जो है वो प्लस होता है, इसी तरह पोटेशियम जो है इसका आयन भी +1 होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर 4 × 1 आ जाएगा, ये 4 इसकी तादाद है, ठीक है, ये 4 इसकी तादाद है, और 1 जो है ये इसकी क्या है, +1, ये इसका चार्ज है +1। आप चाहें तो यूँ लिख लें, आप चाहें तो इसको यूँ करके लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, अगला मरहला क्या है, अगला मरहला जो है वो इसके बाद अब इसके अंदर जाएंगे आप, इस डब्बे के अंदर। अब ये आ गया, क्या हो गया, 6 है हेक्स, अच्छा बल्कि नहीं, ये हो गया 4 × 1 प्लस, ये आयरन आपका टारगेट है, इसको X कर लें, प्लस अब यहाँ पर कितने हैं, 6 × -1 साइनाइड है ना, मैंने बताया था ना ये नेगेटिव लिगेंड है साइनाइड, इसके ऊपर माइनस आता है, ये -1 है एक्चुअली, तो ये 6 × -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 × 1 ये हो जाएगा 4 + x - 6 इज़ इक्वल टू 0।
-6 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का 2 वहाँ जाएगा तो x = 2 जवाब आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2। समझ आ गई बात? यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो ये आपने इसका नाम क्या रखा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। ठीक है भाई। तो ये 3 जो है हमने एग्जाम्पल कर ली। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं आराम से चाहता हूँ सुकून से आप इन रूल्स को सीखें। तो आप इसको पार्ट 1 कर लें मेहरबानी करके, 6A का पार्ट 1 कर लें आप इसको, 6A का पार्ट 1 कर लें। अगली प्रैक्टिस जो है और वो पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे हम। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।